नमस्कार। आज हम मिशेल फुको के एक बहुत ही जाने माने काम डिसिप्लिन एंड पनिश पर बात करेंगे, खास तौर पर उसके एक हिस्से पर, वशवर्ती शरीर, यानी जिसे अंग्रेजी में डॉसाइल बॉडीज कहा गया है। ये जो अवधारणा है, हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस चैप्टर के कुछ हिस्से हैं जो इस आइडिया को समझने में मदद करेंगे। और आज हमारी बातचीत का मकसद यही समझना है कि कैसे समय के साथ इंसान का शरीर शक्ति और नियंत्रण का एक कह सकते हैं एक केंद्र बन गया। हाँ। और ये नियंत्रण भी कैसे बदला, खुलेआम ताकत दिखाने से हटकर ये अनुशासन की बहुत बारीक, लगभग अदृश्य सी तकनीकों में कैसे तब्दील हो गया। और इस बदलाव को समझने के लिए फूको एक बहुत बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं सैनिक का। हाँ, सैनिक का। वो बताते हैं कि कैसे 17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के आखिर तक आते आते एक सैनिक की जो छवि थी और उसे तैयार करने का जो तरीका था वो पूरी तरह बदल गया है। हाँ, ये सैनिक वाला उदाहरण वाकई बड़ा मजेदार लगता है। इसी से शुरू करते हैं ना। बिल्कुल। तो 17वीं सदी का सैनिक वो कैसा था, फूको क्या कहते हैं? देखिए, फूको के हिसाब से उस वक्त के सैनिक को आप दूर से ही पहचान सकते थे। अच्छा। हाँ, जैसे उसके शरीर पर ही उसकी ताकत और हिम्मत के कुदरती निशान होते थे। उसकी चाल ढाल, उसका पूरा डील डॉल, उसकी एक शान थी। जैसे वो बताते ना, चौड़े कंधे, लंबी बाहें, मजबूत उंगलियां। हाँ हाँ, वही सब। शरीर ही जैसे उसकी पहचान थी, उसकी बहादुरी का एक तरह से सबूत था। तो शरीर एक तरह से वीरता का प्रदर्शन था। बिल्कुल। लेकिन फिर 18वीं सदी के अंत तक आते आते ये नजरिया बिल्कुल बदल गया। कैसे? अब सैनिक वो नहीं था जो बस कुदरती तौर पर मजबूत हो, बल्कि सैनिक वो था जिसे जिसे बनाया गया हो, जिसे गढ़ा गया हो। बनाया गया हो मतलब जैसे कोई मिट्टी हो जिसे आप धीरे धीरे सोच समझकर एक मशीन की शक्ल दे रहे हो। अब जोर कुदरती बनावट पर नहीं रहा, बल्कि सही पोस्चर पर आ गया, सही मुद्रा पर। अच्छा, पोस्चर पर। हाँ, और इस मुद्रा को लगातार नपे तुले दवाओं से सुधारा जाता था। कोशिश ये थी कि शरीर को आदतों के जरिए, मतलब एक तरह से स्वचालित, ऑटोमेटिक बना दिया जाए। हाँ, वो खास निर्देश याद आते हैं जो फूको बताते हैं। सिर सीधा रखो, ऊंचा, सीना बाहर निकालो, पेट अंदर करो। बिल्कुल। और वो दीवार के सहारे खड़े होने वाली एक्सरसाइज। हाँ हाँ, ताकि एड़ी, पिंडली, जांग, कमर, कंधा सब दीवार को छुएं। पर ये सब क्यों? क्या सिर्फ दिखने में अच्छा लगने के लिए था ये, या इसके पीछे कोई और मकसद था? नहीं, दिखने से कई ज्यादा गहरा मकसद था इसका। ये अभ्यास शरीर से उसकी पुरानी आदतें, जिन्हें फूको मजाक में किसानपन कहते हैं। किसानपन? हाँ, मतलब एक आम बेढंगे शरीर की छाप, उसे मिटाकर उसे खास सैनिक की हवा देने के लिए थे। अच्छा। ये शरीर को सिर्फ मजबूत नहीं बना रहे थे, ये उसे खास तरह के नियंत्रण के लिए तैयार कर रहे थे। उसे खास निर्देशों का पालन करने वाली एक इकाई बना रहे थे। तो ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, ये शरीर को एक नए तरह के शासन के, कह सकते हैं, अधीन लाने की प्रक्रिया थी। बिल्कुल सही। और यहीं से फूको का वो बड़ा वाला तर्क शुरू होता है कि क्लासिकल युग ने, यानी 17वीं 18वीं शताब्दी ने, शरीर को शक्ति के एक लक्ष्य और एक वस्तु के रूप में खोजा। ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मतलब शरीर अब सिर्फ आत्मा का घर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी चीज बन गया जिसे कुशलता से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आकार दिया जा सकता है, जिसे सिखाया पढ़ाया जा सकता है। मतलब एक ऐसा शरीर जो हुक्म माने, तेजी से रिएक्ट करे, कुशल बने और अपनी ताकत भी बढ़ाए। बिल्कुल, एक ऐसा शरीर जो उपयोगी हो। और ये नजरिया देकार्त से अलग था। हाँ बिल्कुल। देकार्त का नजरिया, जिसे फूको एनाटोमो मेटाफिजिकल कहते हैं, मतलब शरीर को आत्मा और मशीन के मिलेजुले रूप में देखना, उससे ये अलग था। तो क्या अलग था इसमें? अब एक नया तरीका सामने आ रहा था। फूको इसे तकनीकी राजनीतिक कहते हैं, टेक्निको पॉलिटिकल। तकनीकी राजनीतिक, थोड़ा समझाएंगे इसे? इसका मतलब ये हुआ कि शरीर को अब एक ऐसी मशीन की तरह देखा जाने लगा जिसे नियमों, तकनीकों और राजनीतिक लक्ष्यों के हिसाब से चलाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। अच्छा। शरीर पर नियंत्रण के बिल्कुल व्यवहारिक, गणनात्मक तरीके विकसित हो रहे थे। और ये सिर्फ सेना में नहीं हो रहा था। कहाँ कहाँ हो रहा था फिर? ये स्कूलों में, अस्पतालों में, कारखानों में, मतलब ऐसी कई जगहों पर ये चीजें लागू हो रही थीं। अच्छा, तो ये तकनीकी राजनीतिक नजरिया शरीर को एक मशीन की तरह देख रहा था जिसे बेहतर बनाना है, कंट्रोल करना है। तो फिर ये वशवर्ती या डॉसाइल शरीर का ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? हाँ, फूको इस शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वशवर्ती या डॉसाइल शरीर का मतलब है एक ऐसा शरीर जो दो काम एक साथ कर सके। दो काम कौन से? पहला, उसे अधीन किया जा सके,
मतलब वो नियंत्रण माने, आपकी बात सुने, और दूसरा, उसे इस्तेमाल किया जा सके, उसे बदला जा सके और उसे सुधारा जा सके। यानी ये एक ही समय में एक उपयोगी शरीर है, यूजफुल बॉडी, जिससे काम लिया जा सके, और एक समझने योग्य शरीर है, इंटेलिजिबल बॉडी, जिसे शक्ति के नजरिए से जाना और समझा जा सके। ये वो शरीर है जिसे अनुशासित किया जा सकता है। तो मतलब शरीर एक ही साथ ज्यादा काम का भी बन रहा है और ज्यादा काबू में भी आ रहा है। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है ना। और देखिए, इसी दौर में ला मैत्री का वो लॉ मशीन वाला विचार भी आता है, मानव मशीन। हाँ, सुना है। उनकी सोच भी कुछ ऐसी थी कि इंसान का शरीर एक बहुत जटिल मशीन जैसा है, जिसे पूरी तरह समझा जा सकता है और शायद नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो ये विचार फुकू की बात से बिल्कुल जुड़ता है। बिल्कुल, कि शरीर पर तकनीकी और राजनीतिक नियंत्रण संभव है और इसे हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे फ्रेडरिक द्वितीय जैसे राजा थे, वो अपनी उन फौजी रेजिमेंटों पर बिल्कुल फिदा थे, जो मशीनों की तरह सटीक अनुशासन दिखाती थी। वो उन्हें छोटी मानव मशीनें मानते थे शायद। हाँ, बिल्कुल। और इसी अनुशासित ऑटोमेटिक क्षमता में उन्हें राज्य की असली शक्ति नजर आती थी। ठीक है, तो ये नया नियंत्रण शरीर को वशवर्ती बना रहा था, पर ये नियंत्रण लागू कैसे होता था? मतलब पुराने जमाने में तो राजा या सामंत पूरे समूहों पर एक साथ हुक्म चलाते थे, यहाँ क्या अलग था? हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क था। फूको कहते हैं कि फर्क था पैमाने का, स्केल का। नियंत्रण अब समग्र रूप से, यानी एनमास, भीड़ पर एक साथ नहीं था, बल्कि खुदरा तौर पर था, रिटेल। खुदरा तौर पर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शक्ति अब व्यक्ति के शरीर की छोटी छोटी हरकतों पर काम कर रही थी, उसके हाव भाव पर, उसकी मुद्राओं के स्तर पर। यह शरीर पर लागू होने वाली एक बेहद बारीक, लगभग अदृश्य सी शक्ति थी। खुदरा तौर पर नियंत्रण, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता था? क्या मतलब था इसका? इसका मतलब था अब सिर्फ ये देखना काफी नहीं था कि कोई हुक्म मान रहा है या नहीं। अब ध्यान इस पर था कि हरकतें कितनी कुशलता से की जा रही हैं, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब कम से कम समय और ताकत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा कैसे मिले। एफिशिएंसी पर जोर था। हाँ, बिल्कुल। उनकी अंदरूनी बनावट और कार्यकुशलता, एफिशिएंसी पर जोर था। और इसे लागू करने का तरीका, मोडालिटी, वो भी अलग था। ये कोई कभी कभार वाला आदेश नहीं था। तो फिर कैसा था? ये एक निरंतर, बिना रुके चलने वाला दबाव था, लगातार चलने वाला। गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती थी और उन्हें समय, स्थान, गति, इन सब के हिसाब से नियमों में बांधा जाता था, कोडिफाई किया जाता था। हर चीज का एक तय तरीका, एक तय समय। हाँ, बिल्कुल। इन्हीं तरीकों को फूको अनुशासन यानी डिसिप्लिन्स कहते हैं, है ना? और वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये पुराने नियंत्रण के तरीकों से बिल्कुल अलग थे। हाँ, वो साफ करते हैं कि ये गुलामी से अलग थे, क्योंकि यहाँ शरीर का मालिक कोई और नहीं था। अच्छा। त्याग या मोक्ष होता था। इन नए अनुशासनों का लक्ष्य बहुत साफ और सांसारिक था। शरीर की उपयोगिता, यूटिलिटी बढ़ाना, उसे ज्यादा उत्पादक बनाना। लेकिन आपने पहले कहा था कि इसका एक दोहरा मकसद था, उपयोगिता बढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही तो इसकी खासियत है। इन अनुशासनों का दोहरा लक्ष्य था। क्या? एक तरफ शरीर की आर्थिक उपयोगिता, उसकी क्षमता, उसकी कार्यकुशलता, एप्टीट्यूड या कैपेसिटी, उसे बढ़ाना, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय उसकी राजनीतिक आज्ञाकारिता, ओबीडियंस को बढ़ाना, मतलब उसकी अपनी मर्जी या विरोध करने की ताकत को कम करना। ये तो बड़ी अजीब बात है। शरीर की ताकत बढ़ रही है, मतलब शारीरिक क्षमता बढ़ रही है। हाँ, पर राजनीतिक या व्यक्तिगत शक्ति कम हो रही है। बिल्कुल। क्षमता बढ़ी पर अधीनता भी बढ़ी। ये तो शक्ति का एक बहुत ही चालाक तरीका लगता है, शरीर को ज्यादा काबिल बनाकर उसे और ज्यादा काबू में करना। फुको इसे क्या नाम देते हैं? कोई खास नाम है इसका? हाँ, फूको इसे राजनैतिक शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिकल एनाटॉमी, या फिर शक्ति का यांत्रिकी, मैकेनिक्स ऑफ पावर। पॉलिटिकल एनाटॉमी। हाँ, ये दबावों की एक ऐसी नीति थी, एक ऐसा कह सकते हैं विज्ञान था, जो सीधे शरीर के हिस्सों पर, उसकी हरकतों पर, उसके व्यवहार पर काम करता था, उसे अंदर से गढ़ता था। यह शरीर को समझने और नियंत्रित करने का एक बिल्कुल नया राजनीतिक नजरिया था। और ये राजनैतिक शरीर रचना विज्ञान कहाँ से आया? क्या किसी एक व्यक्ति ने इसे इजाद किया था? नहीं, फूको साफ करते हैं कि ये कोई एक दिन में हुई खोज नहीं थी। ऐसा नहीं कि किसी एक जीनियस ने इसे बना दिया। तो फिर ये अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे विकसित हुआ।
जैसे प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को लाइन में चलाना सिखाना, फिर सेकेंडरी स्कूलों में सख्त अनुशासन, अस्पतालों में मरीजों की दिनचर्या का नियमन, सेना में सैनिकों की ट्रेनिंग, कारखानों में मजदूरों की हरकतों का मानकीकरण। अच्छा, तो अलग अलग जगहों पर ये तकनीकें पनपी। हाँ, पनपी। कभी एक दूसरे से सीखी गईं, कभी समानांतर रूप से विकसित हुईं और धीरे धीरे मिलकर ये एक सामान्य तरीका बन गईं। फूको इसे समाज का एक कपटी सैन्यीकरण कहते हैं, इंसीडियस मिलिटराइजेशन। कपटी सैन्यीकरण, ये शब्द काफी वजनदार है। इसका मतलब है कि समाज धीरे धीरे चुपके चुपके फौज जैसा बनता जा रहा था, बिना युद्ध की भी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और यहीं पर फूको शक्ति का सूक्ष्म भौतिकी का विचार लाते हैं, माइक्रोफिजिक्स ऑफ पावर। शक्ति का सूक्ष्म भौतिकी, ये क्या है? ये शक्ति के वो छोटे छोटे, अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले तंत्र हैं। कई बार तो बिल्कुल सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन यही हमारे व्यवहार को गहराई से शक्ल देते हैं और समाज के नियम कायदे लागू करते हैं। तो असली शक्ति बड़ी चीजों में नहीं, छोटी चीजों में है। फूको का यही कहना है कि असली शक्ति इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, बड़े कानूनों या घोषणाओं में उतनी नहीं। और इनमें छोटी छोटी बातों का, यानी विवरणों का, डिटेल्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान, ये कुछ अजीब नहीं लगता? क्या पहले ऐसा नहीं होता था कभी? फूको याद दिलाते हैं कि छोटी बातों पर ध्यान देना बिल्कुल नया भी नहीं था, खासकर धर्म और तपस्या के क्षेत्र में। अच्छा, कैसे? जैसे ईसाई धर्मशास्त्र में यह विचार बहुत मजबूत था कि ईश्वर की नजर में कुछ भी छोटा या बेकार नहीं है। हर छोटी से छोटी हरकत, हर छोटा से छोटा विचार, उसका महत्व है, उसका हिसाब रखा जाता है। अच्छा, तो ये धार्मिक परंपरा से आया? फूको का तर्क है कि हाँ, ईसाई शिक्षा की परंपराओं ने और साथ ही सैन्य और शैक्षिक प्रशिक्षण ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की इस विरासत को अपना लिया, लेकिन एक नए मकसद के लिए। वो ला सल्ले का उदाहरण देते हैं शायद। हाँ, जीन बैप्टिस्ट दे ला सल्ले, जिन्होंने ईसाई स्कूलों के शिक्षकों के लिए, वो फ्रेश दे ज़िकॉल क्रिश्चियन, उनके लिए बहुत डिटेल नियम लिखे थे। हाँ, उनके नियमों में छोटी चीजों, लिटिल थिंग्स के महत्व पर इतना ज्यादा जोर था कि फूको कहते हैं ये लगभग एक भजन जैसा लगता है। ला सल्ले ने इन छोटी चीजों को इतना अहम क्यों माना स्कूल के लिए? लासल्ले का मानना था कि छोटी छोटी चीजों के प्रति वफादारी और उनमें अनुशासन दिखाना ही व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। ये जो बारीक निगरानी थी, नियमों की छोटी छोटी बातें थीं, लगातार होने वाले इंस्पेक्शन थे, ये सब स्कूल, बैरक, अस्पताल, कारखाने, इन जैसी जगहों पर शरीर और व्यक्ति के हर छोटे पहलू पर नियंत्रण स्थापित करने का तरीका बन गया। छोटी छोटी बातों से ही पूरी व्यवस्था बनती है और नियंत्रण पक्का होता है। नेपोलियन का भी जिक्र है शायद। हाँ, फूको नेपोलियन का भी जिक्र करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो छोटे से छोटी जानकारी पर नजर रखते थे और मानते थे कि यही उनके शासन की कुंजी है, डिटेल्स पर कंट्रोल। तो ये सारी कवायद, मतलब सैनिक को गढ़ना, शरीर को वशवर्ती बनाना, अनुशासन लागू करना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ संस्थाओं के अंदर की बात थी या इसका समाज और राजनीति पर भी कोई बड़ा असर था? वो जो कहावत है कि राजनीति युद्ध की निरंतरता है, क्या फूको भी यही कह रहे हैं? फूको इस कहावत को थोड़ा घुमाकर देखते हैं। वो कहते हैं कि क्लासिकल युग में युद्ध को सिर्फ लड़ाई की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसे रणनीति, स्ट्रैटेजी के जरिए चलने वाली एक राजनीति युद्ध श्रृंखला के रूप में देखा गया। अच्छा, वो राज्यों के आपसी संबंधों को समझने का एक मॉडल बन गई। और समाज के अंदर? और सेना की जो व्यापक रणनीति थी, स्ट्रैटेजी, वो समाज के अंदर शांति बनाए रखने का, मतलब आंतरिक व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका मानी जाने लगी। तो सेना, जिसे फूको मिलिटेयर कहते हैं, जिसमें फौजी संस्थान, फौजी विज्ञान, फौजी खुद शामिल हैं, वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं थी, उसका समाज के अंदर भी कोई रोल था। बिल्कुल। सेना समाज के भीतर शरीरों और लोगों की ताकतों पर नियंत्रण स्थापित करने का एक मॉडल बन गई, एक तरह की प्रयोगशाला बन गई। अच्छा। गुइबर्ट जैसे विचारक थे, जिनका फूको जिक्र करते हैं, उनका तो सपना था कि अनुशासन को राष्ट्रीय होना चाहिए, पूरे देश के लिए। हाँ, उनका मानना था कि अगर पूरे देश में हर नागरिक पर अनुशासन लागू किया जाए तो ये राज्य के भीतर कुशल मशीनें बनाएगा। इससे राज्य की ताकत बढ़ेगी, उसकी दौलत बढ़ेगी। नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे प्रभुत्व का, डोमिनेशन का, नियंत्रण का एक आम तरीका बन गया।
ये व्यक्तियों और शरीरों पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण लागू करने के लिए विस्तृत तरीके, प्रोसीजर्स तैयार करने लगा। और ये हर जगह फैल गया। हाँ, स्कूलों में, अस्पतालों में, कारखानों में, दफ्तरों में, समाज के लगभग हर स्तर पर यह फैल गया। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो फूको के विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि 17वीं और 18वीं शती में शक्ति ने काम करने का एक नया तरीका खोजा, एक ऐसा तरीका जो सीधे शरीर पर असर करता था। और इसका मकसद था शरीर को वशवर्ती बनाना, डोसाइल बनाना, यानी उसे एक ही साथ ज्यादा उत्पादक, प्रोडक्टिव और ज्यादा आज्ञाकारी, ओबीडियंट बनाना। ये एक बिल्कुल नए किस्म का नियंत्रण था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और ये नियंत्रण हासिल कैसे किया गया? पुराने तरीकों से तो नहीं? नहीं, ये हासिल किया गया अनुशासन की बारीक तकनीकों से, लगातार निगरानी से, और हर हरकत, हर हाव-भाव को नियमों में बांधकर उसे कोडिफाई करके। और सैनिक का उदाहरण दिखाता है कि ये मॉडल कैसे तैयार हुआ और फिर ये स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों और ना जाने कितनी ही दूसरी संस्थाओं में फैल गया। इसने, कह सकते हैं, आधुनिक समाज में नियंत्रण का एक ऐसा जाल बुना जो अक्सर हमें दिखाई भी नहीं देता, पर वो लगातार काम करता रहता है। फूको का ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये जो शरीर पर बारीक नियंत्रण है, ये राजनैतिक शरीर रचना विज्ञान, क्या ये सिर्फ इतिहास की बात बनकर रह गया है? अच्छा सवाल है। या आज भी उन जगहों पर जहां नियंत्रण शायद उतना साफ नजर नहीं आता, जैसे आज के दफ्तरों में काम करने के तौर तरीके हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, या यहाँ तक कि हमारी डिजिटल जिंदगी, हाँ, डिजिटल दुनिया, जहां हमारे हर क्लिक और पसंद नापसंद पर नजर रखी जाती है, क्या हम शरीर और व्यवहार को ढालने वाले अनुशासन के इन सूक्ष्म सिद्धांतों को आज भी काम करते हुए नहीं देख सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो इन अंशों को पढ़ने के बाद मन में उठता है, और शायद इस पर और सोचने की जरूरत है।